आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है भीष्म साहनी जी द्वारा लिखित कहानी पास फेल। आज फिर घर में गहमा गहमी थी। चाची 3 बजे ही सज धज कर मोटर में पहुंच गई थीं। अवस्था में बड़ी और शरीर की बोझल होने पर भी चाची बड़ी चुस्त दुरुस्त रहती थीं। मुन्नी की बहन निर्मला ने भी अपनी दहेज की जड़ाऊ हरे रंग की साड़ी पहन रखी थी और खूब चहक रही थी। केवल मुन्नी का दिल धक धक कर रहा था। 3 बार कपड़े बदल चुकी थी और तीनों बार बहन ने आकर उतरवा दिए थे। ये बहुत सादा है मुन्नी। रेस्तरां में कोई सफ़ेद सलवार कमीज़ भी पहन कर आता है। तुम नायलॉन की साड़ी पहन लो, वही प्याजी रंग की जो भैया अमृतसर से लाए थे। इस पर मुन्नी रो पड़ी। जब से रेस्तरां में जाने की बात हुई थी उसका मन जाने कैसा हो रहा था। कुछ भी उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तू तो बड़ी कमज़ोर दिल है मुन्नी, सबके काम इसी तरह होते हैं। फिर बहन को बाहों में भरकर बोली, मत रो मेरी बहन, अगर उन लोगों की पसंद है तो हमारी भी तो है, हम भी तो इनकार कर सकती हैं, कोई जबर थोड़े ही है। बाहर आंगन में से चाचे की आवाज़ आई, तैयार हो लड़कियों, अभी कितनी देर है। और पट पट सैंडल बजाती कमरे की दहलीज पर आ गई। हाय मुन्नी, ये क्या पहन रखा है, रेस्तरां में यह पहन कर जाओगी। पर निर्मला ने चाची को चुप रहने का इशारा किया। चाची चुप हो गई। फिर क्षण भर बाद निर्मला से बोली, निर्मला ज़रा इधर तो आना। निर्मला बाहर आई तो चाची उसे आंगन की दूसरी ओर ले गई। तूने उसे बता दिया है पगली। मैंने कुछ नहीं बताया चाची, वो अपने आप ही समझ गई है। छिपाया भी कैसे जा सकता है, चाची बुदबुदाई। फिर दीवार की ओट में खड़ी होकर बटुए से एक तस्वीर निकाली। यह फ़ोटो पुराना है, रघुनाथ पहले से कुछ मोटा हो गया है, लेकिन देखने में फिर भी अच्छा है। निर्मला फ़ोटो को हाथ में लेकर बड़ी देर तक देखती रही। तुम क्या सोचती हो, मान जाएंगे चाची? जब किसी के दिल की भगवान जाने, पर उन्होंने खुद ही तो लड़की को देखने को कहा है। आपने मुन्नी की तस्वीर उन्हें दी थी? निर्मला ने पूछा। हाँ तो क्या कहते थे? निर्मला ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। वे क्या कहेंगे, अच्छा भी लगे तो लड़के वाले मुंह से थोड़े ही कहेंगे कि अच्छा है। पर मैं तो समझती हूँ इस घर में मुन्नी का काम हो जाएगा। यह वाक्य सुनकर निर्मला के बदन में स्फूर्ति की लहर दौड़ गई और वह भागती हुई मुन्नी के कमरे की ओर गई। मुन्नी पलंग के सिरे पर चुपचाप बैठी फर्श की ओर देखे जा रही थी। हाय मुन्नी, तू अभी तक बैठी है, 4 बजने वाले हैं, उठ उठ मेरी बहन, किसी को इंतज़ार करवाना ठीक नहीं होता। और झट से अलमारी में से प्याजी रंग की नायलॉन की साड़ी निकालकर मुन्नी के हाथों में दे दी। यह आज की ही बात न थी, पिछले 3 सालों से यही कुछ चल रहा था। कभी चाची और निर्मला मुन्नी को सादा कपड़े पहनवा कर ले जाती, कभी भड़कीले, कभी रेस्तरां में तो कभी किसी के घर। आज से 10 ही दिन पहले चाची और निर्मला उसे शुद्ध घर की कती बुनी खादी का सूट पहनवा कर ले गई थीं और आज वक्त निर्मला उसे सिर पर दुपट्टा ओढ़े रखने का आग्रह करती रहती थी, क्योंकि लड़का कांग्रेसी ख्यालों का था और खादी पहनता था। कभी सादे लिबास में जाती तो कभी लिपस्टिक, क्यूटेक्स और काजल लगवा कर ले जाती और मुन्नी को अंग्रेजी में बातें करने को कहती। जब दोनों बहनें चाची के साथ रेस्तरां पहुंची तो मामा जी पहले से वहां खड़े इंतज़ार कर रहे थे और टोप हाथ में पकड़े सिगार के कश लगा रहे थे। लड़के वाले भी पहले से वहां मौजूद थे। लड़के के साथ 2 पुरुष थे और 2 स्त्रियां थीं। ऐनक वाले स्थूलकाय सज्जन लड़के के भाई थे। उनकी बगल में ही उनकी पत्नी बैठी थी, उतनी ही स्थूलकाय, जेवरों से लदी और सांवले रंग की। हाथ हिलाती तो चूड़ियाँ खनकती। लड़का अपने एक दोस्त को भी साथ लेता आया था। जहाँ कहीं भी सगाई की बात चलती या उसे साथ ले जाता था। लड़की चुनने के मामले में मित्र मंडली में उसकी बड़ी धाक थी। 2 दोस्तों की शादियाँ उसी की पसंद पर हुई थीं। अब वह अपने को विशेषज्ञ समझने लगा था। उसके दोस्त मजाक मजाक में उससे कहा करते थे, साले तू लड़कियों की दुकान क्यों नहीं खोल लेता। चाची तो साथ थी ही। पतला सूखा हुआ चेहरा, घुंघराले सफ़ेद बालों की एकाध लट उनके माथे पर सारा वक्त झूलती रहती। वह ऐनक के नीचे से बराबर मुन्नी को देखे जा रही थी।
रेस्तरां के अंदर एक और छत के नीचे बढ़ाव सा था, जैसा सिनेमा थिएटरों में होता है। वहीं पर बैठने का प्रबंध किया गया था। मेज पर से घूमकर नीचे की ओर देखो तो हॉल में बैठे लोग नजर आते थे। लड़के की बड़ी भावज बड़ी खुश नजर आती थी, लेकिन उसके पति अभी से ऊबने लगे थे। मुन्नी हाथों में छोटा सा रुमाल पकड़े मेज के नीचे बार बार मसल रही थी। ज्यों ज्यों उसकी झेप बढ़ती जाती, उसके हाथ रुमाल को अधिकाधिक चिचोड़ते। उसकी आंखों के सामने सब कुछ तैर सा रहा था। चाची ने कुछ ऐसा प्रबंध कर लिया था कि लड़का भी मुन्नी के इन सामने ही बैठा था। कुछ कुछ मोटा, आंखों पर चश्मा और होठों के ऊपर बेहद काली मूछें थीं। उसके मन में भी अभी से जड़ता आने लगी थी। न मालूम कैसे, मगर सरकार की चर्चा होने लगी। मामा जी लड़के के भाई से कह रहे थे, अब वह बात ही नहीं रही। आज अफसर का वह रोब ही नहीं जो अंग्रेज़ों के ज़माने में हुआ करता था। लड़के के बड़े भाई दोनों हाथ तोंद पर रखे सहमति में सिर हिलाते हुए बोले, पहले थानेदार के नीचे 18 गांव होते थे और चिड़ी नहीं फड़कती थी। अब थानेदार का कोई पूछता नहीं, गांव वाले सामने से गुजर जाते हैं, कोई हाथ उठाकर सलाम तक नहीं करता। अब की मामा जी ने अनुमति में सिर हिलाया और बोले, अंग्रेज़ का बड़ा दबदबा था जी, बड़ा डिसिप्लिन था। कुछ उसमें था ही जो 200 साल तक राज कर गया। ये धोती वाले क्या करेंगे। इस पर बड़े भाई को कोई किस्सा याद आ गया। सहसा हंसकर बोले, उस दिन एक धोती वाला किसी मीटिंग का सभापति बना हुआ था। हॉल में ज़रा गड़बड़ हुई तो उठकर कहने लगा, जेंटिलमैन बिहेव लाइक जेंटिलमैन। इस पर दोनों एक दूसरे की ओर देखकर हंसने लगे। चाची और मोटी भावज का आपस में वार्तालाप चल रहा था। उनके बीच मर्सिडीज़ मोटर की चर्चा हो रही थी। आजकल कहाँ मिलती है। मोटी भावज रुआंसा मुंह बनाकर कह रही थी, मगर इन्हें तो मर्सिडीज़ ही पसंद है। कहते हैं 40,000 लगे 50,000 लगे तो भी लूँगा मर्सिडीज़ ही। इस पर चाची बोली, आपको किस चीज़ की कमी है, आप चाहे 3-3 मोटरें रखें। निर्मला ने भी तो मोटरों में अपनी रुचि दिखाने के लिए कहा, मैंने सुना है मर्सिडीज पेट्रोल बहुत खाती है। मोटी भाव जिस पर ठाका मारकर हंस दी, उसमें तो डीजल जलता है। निर्मला झेंप गई और उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन चाची ने स्थिति संभाल ली। हो भी तो आपको पेट्रोल की क्या परवाह, इन्हें तो दफ्तर से ही मोटर खर्च मिलता है। 350 रुपये अलाउंस मिलता है और खर्चा 200 रुपये से ज़्यादा नहीं बैठता। इस पर उसके पति ने रुखाई से उसकी ओर देखा, मगर हंसकर बोले, तू मेरे भेद सबको बताती फिरेगी। भावज ने अपराधी की तरफ पति की ओर देखा, मानो उससे बहुत बड़ी भूल हो गई हो। सॉरी, वह धीमी आवाज़ में बुदबुदाई और हंसने की चेष्टा करने लगी। मोटी भावज जब भी कभी प्लेट में से बर्फ़ी का टुकड़ा या समोसा उठाती तो अपराधी की भांति कनखियों से अपने पति की ओर देखती। हमने सुना है मुन्नी बहुत अच्छा गाती है, कुछ सुनाओ मुन्नी जी, उसने कहा। मुन्नी का तो चेहरा ही लाल पड़ गया। जब से मुन्नी आई थी नज़रें झुकाए मेज़ की ओर देखे जा रही थी। उसकी हथेलियों पर फिर पसीना आ गया। वह कांपते हाथों से रुमाल से उसे रगड़ रगड़ कर पोंछने लगी। हाँ गाओ मुन्नी, ज़रूर गाओ, चाची झट से बोली, मानो इसी के मौके के इंतज़ार में बैठी हूँ। फिर अधेड़ महिला की ओर देखकर बोली, संगीत विद्यालय में 3 साल तक सीखती रही है। चांदी का तमगा इनाम में मिला था। रेडियो वाले तो कई बार बुला चुके हैं। अधेड़ महिला फीकी रागहीन आंखों से मुन्नी की ओर देखे जा रही थी। यह वाक्य सुनकर उसकी भौहों में बल आ गया। पब्लिक में गाती है? उसने सिर का पल्ला ठीक करते हुए पूछा। चाची इसका मतलब समझ गई, झट बात बदलकर बोली, गाना तो शौक के लिए सीखा है, पब्लिक में गाने के लिए तो सीखा नहीं। गाना तो बड़ा हुनर है। क्या सचमुच मुन्नी रेडियो पर गाती है? मैं तो रोज़ रेडियो सुनता हूँ। चाची असमंजस में पड़ गई, क्या जवाब दे। उसने उड़ती नज़र से अधेड़ महिला की ओर देखा। घर में किसकी ज़्यादा चलती होगी, भाई की या चाची की? फिर लड़के की ओर देखा। लड़का दब्बू किस्म का है या आज़ाद तबीयत का? फिर हंसकर कहने लगी, शादी के बाद जैसे लड़की का घरवाला कहे वैसा करे।
शादी के पहले पब्लिक में गाने की क्या ज़रूरत है, मतलब तो सीखने से है। मोटी भावज ने सामने रखी खाली प्लेट को एक और हटाते हुए ज़ोर से डकार ली। फिर सहसा मुंह पर हाथ रखकर पति की ओर देखा। सॉरी, उसने कहा और फिर एक बार पति की ओर देखा। पति सुना अनसुना करते हुए सामने देखते रहे। पत्नी की इस हरकत से वह पानी पानी हो रहे थे। गाओ मुन्नी, चाची ने फिर मुन्नी से आग्रह किया। मुन्नी का चेहरा फिर लाल हो गया। पास बैठी बहन से धीमी आवाज़ में बोली, यहाँ पर कैसे गाऊं? बहनों की बड़ी दोस्ती जान पड़ती है। बहन से बोलती है, हमारी तरफ तो मुन्नी देखती भी नहीं। मोटी भावज ने चहकते हुए कहा और मेज़ के बीचों बीच पड़ी प्लेट की ओर हाथ बढ़ाया। कहती है यहाँ कैसे गाऊं? निर्मला ने हंसकर कहा। धीमी आवाज़ में गा दो, चाची बोली। गाओ जी गाओ, स्वयं लड़के ने आग्रह किया। लड़के के घर वाले सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। अब तो मुन्नी तुम ज़रूर ही गाओ, मोटी भावज ने हंसकर कहा। यह अनुरोध अन्य अनुरोधों से भिन्न है, इसका एहसास मुन्नी के उद्भ्रांत मन को भी हुआ। उसका चेहरा लाल पड़ने के बजाय पीला सा पड़ गया। वह कुछ देर नीची नज़र किए बैठी रही, फिर धीरे धीरे गाने लगी। प्रेम का है इस जग में पंथ निराला। सहसा लड़के और उसके दोस्त ने एक दूसरे की ओर घूमकर देखा और मुस्कराए। बिल्कुल यही गीत कुछ दिन पहले एक दूसरी लड़की के मुंह से भी सुना था। वह भी उसे दिखाने के लिए लाई गई थी। मुन्नी की आवाज़ में बड़ी लोच थी और हल्का सा कंपन भी, सीधे दिल के तार छूती थी। गाना शुरू होते ही निर्मला का रोम रोम अपनी छोटी बहन के प्रति द्रवित हो उठा। मेज़ के नीचे दोनों हाथ बांधकर भगवान से याचना करने लगी। हे भगवान, इन्हें मेरी बहन पसंद आ जाए, ये लोग हाँ कर दें। लड़के का मन थका हुआ और बोझल हो रहा था। उसे मुन्नी न अच्छी लग रही थी न बुरी। सोच रहा था कि कब पार्टी खत्म हो और बाहर जाकर सिगरेट सुलगाए। वह लोगों के साथ घर नहीं जाएगा। वह और बिशन कनॉट प्लेस में घूमेंगे। लेकिन उसका दोस्त चौकन्ना होकर बैठ गया था और शुद्ध व्यावसायिक रूप से मुन्नी का गाना सुन रहा था। जब से पार्टी शुरू हुई थी वह मुन्नी की ओर देखे जा रहा था, हिसाब लगा रहा था और नंबर दे रहा था। जितनी देर मुन्नी गाती रही, आंखें नीचे किए रही। वह एक एक क्षण यही मना रही थी कि गीत सुबीते से समाप्त हो जाए और उसकी आवाज़ कहीं न टूटे। एक आखिरी लग्जिश के साथ मुन्नी का गाना समाप्त हो गया। समाप्त होते उसका चेहरा फिर लाल हो गया और गर्दन तनिक और झुक गई। मुन्नी तो गुणों की गुथली है, कितना अच्छा गाती है, मोटी भावज बोली। लेकिन अधेड़ महिला की नज़र अपनी ओर मुड़ती देख वह सहसा चुप हो गई। जितनी देर मुन्नी गाती रही, चाची लड़के के चेहरे की ओर देखती रहीं। लड़के के चेहरे पर वैसा ही अबोध निश्चेष्ट सा भाव था जैसा कई बार वह अन्य लड़कों के चेहरे पर देख चुकी थी। आप और चाय पिएंगी? प्याला बनाऊं? लड़के के भाई ने निर्मला की ओर देखकर कहा। नहीं जी, आप पिए तो मैं बनाऊं आपके लिए प्याला? निर्मला ने हड़बड़ाकर कहा। मेज़ पर बैठे सभी लोग हंसने लगे। निर्मला को बेहद झेप हुई। हल्की सी मुस्कान मुन्नी के चेहरे पर भी दौड़ गई और पहली बार उसने सिर उठाया। अचानक उसकी आंखें लड़के की ओर उठ गईं, जो ठीक सामने बैठा था, पर मुन्नी ने झट से नीचे नजरें कर लीं। थोड़ी देर तक सभी चुप रहे। तो फिर चलें? बड़े भाई ने किसी व्यक्ति विशेष को संबोधन किए बिना कहा और कोने में खड़े बैरे को बिल लाने का इशारा किया। बिल अदा करने के बारे में मामूली सा झगड़ा हुआ। चाची ने झपट कर तश्तरी में से बिल उठा लिया। उधर से बड़े भाई बिल अदा करने के लिए इसरार करने लगे। अंत में अधेड़ महिला बोली, चलो तुम ही मान जाओ कुलभूषण, या बिल देना चाहती तो इन्हीं को देने दो। चाची ने पैसे दिए। इस पर निर्मला को बड़ा संतोष हुआ। उसके मन में धूमिल सी आशा उठी कि हमारे बिल अदा करने से ही शायद मुन्नी उन लोगों को पसंद आ जाए। नीचे पहुंचकर दोनों मंडलियां अपनी अपनी मोटरों में बैठकर घरों को चल दीं। जाने से पहले मोटी भावज ने मुन्नी को बाहों में भरकर चूम लिया। हाय, तू कितना अच्छा गाती है, उसने कहा। यह देख निर्मला का मन गदगद हो उठा, मानो भावज ने अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दी हो। लड़का और उसका मित्र घर वालों के साथ नहीं गए।
दोनों ने नुक्कड़ वाली दुकान पर से एक एक पान खाया, फिर सिगरेट सुलगाई। चलो छुट्टी हुई, बड़ा बोर है यार यह काम। बाहर की ताज़ी हवा में दोस्त के साथ चलते हुए रघुनाथ की ज़बान खुलने लगी। वहाँ सारा वक्त बुत सा बना बैठा रहा और दिमाग पत्थर हो रहा था। बाहर पहुँचते ही दोनों चहकने लगे। कितने नंबर दिए सेक्रेटरी? रघुनाथ ने हंसकर अपने मित्र से कहा। फेल है। फेल कर दिया क्या? तुम्हें इससे बढ़िया लड़की मिल सकती है। यह लड़की 250-300 तनख्वाह पाने वालों के लिए ठीक है, तुम तो 550 पाते हो। फिर अपने निर्णय की पुष्टि में युक्तियाँ देने लगा। कई बातें हैं, एक तो शर्माती बहुत है, सारा वक्त बुद्ध बनी बैठी रही। दूसरे, और दोनों दोस्त कनॉट प्लेस के बरामदों में घूमते हुए मुन्नी के गुण दोष निकालने लगे। मामा जी रेस्तरां से ही अलग होकर घर चले गए थे। चाची दोनों बहनों को उतार कर सीधी मोटर में अपने घर चली गईं। पार्टी से लौटकर मुन्नी भी, जो सारा वक्त झेंपती शर्माती रही थी, खुलने लगी। उसके दिल में हल्की सी गुदगुदी होने लगी थी। घर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सहसा खड़ी हो गई और घूमकर निर्मला का रास्ता रोक लिया। निर्मला, सच सच बताना, मैंने बहुत बुरा गया था। और घबरा कर बहन के चेहरे की ओर देखने लगी। तो इतना अच्छा गाती है पगली कि मेरे पास तेरे जैसी आवाज़ हो तो मैं तो किसी की परवाह ही न करूं। सच? निर्मल, मैं बहुत डर रही थी, एक बार तो मेरी आवाज़ फटने लगी थी। बातें करती हुई दोनों बहनें मुन्नी के कमरे की ओर आने लगीं। दरवाजे के पास मुन्नी फिर बहन का रास्ता रोककर खड़ी हो गई। अच्छा निर्मल, एक और बात तो बता, लड़का वही था जो एन मेरे सामने बैठा था? हाँ तो पगली, तुझे इतना भी नहीं मालूम? वही ऐनक वाला। ऐनक तो बड़ी मोटी लगाता है, पर कोई बात नहीं, आजकल सभी ऐनक लगाते हैं। फिर अपने आप से जैसे बातें करती हुई बुदबुदाई। मैं भी ऐनक लगा लूँगी तो उसे झेप नहीं होगी। यह कहते हुए मुन्नी का चेहरा लाल हो गया। मैं बड़ी बेशर्मी से बातें करने लगी हूँ ना निर्मल। तो यह थी भीष्म साहनी जी द्वारा लिखित कहानी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।